तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी गहरी बात बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डालेगी अगर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो। बात की जा रही है जो वेट आज की डेट में आप लोगों के ऊपर रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है दूसरे लोगों के ओपिनियन का। इनके दूसरे लोग आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं उसको सोचकर आप लोग काफी परेशान रहते हैं। ये नॉर्मली आप लोगों को हर एक फेज में लाइफ में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा यहां पर एक काम करना है कि ये जो आप लोगों के ऊपर जो ये वेट है इसको आप लोग लूज कीजिए। नॉर्मल वेट जो बॉडी का रहता है वो तो आप लोगों को पता ही है कि हाँ, ज्यादा वेट नहीं बढ़ने देना, एक्सरसाइज कर लेनी है, उसको लूज करना है। पर उससे भी ज्यादा जो वेट रहता है वो रहता है दूसरे के विचारों का। यार ऐसा कर दिया तो लोग ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं किया तो लोग ऐसा कहेंगे। तो ये सारी चीजों से आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखनी है अगर रियलिटी में आप लोग अपने काम पर फोकस देना चाहते हैं, वरना मैक्सिमम टाइम आप लोगों के माइंड में ये विचार चलते रहेंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो वही बात कि यही बात नहीं कि वो एक वही रोग कि क्या ना जाने क्या कहेंगे लोग, ठीक है। तो ये बात बोली जाती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो लोगों वाला फंडा है इसको आप लोग थोड़ा सा उतार के फेंकिए अपनी लाइफ से, तो लाइफ आप लोग को आसान लगने लगेगी। आज सैटरडे रिवीजन पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जो भी चीजें हम लोगों ने पूरे वीक में डिस्कस की हैं वो सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज करनी है। खास जो मैथ बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग चेक कर सकते हैं कितने आप लोगों को याद है और कौन कौन से पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सैटरडे को मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसे मिलेगा, तो अब की बार आप लोगों के सामने ऐसे हैं यहाँ पर निबंध, तो इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी कंट्री में अभी पब्लिश की गई है, आप लोगों को पता है तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो 1968 में आई थी, दूसरी 86 में आई थी। अब की बार जो एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 में आप लोगों को देखने को मिली। तो ये तीसरी एजुकेशन जो पॉलिसी है ये काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में चेंज लाने वाली है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ए प्रोग्रेसिव पॉलिसी विद डाइवर्स चैलेंजेस, यानी कि प्रोग्रेसिव तो है पर लेकिन कई सारे चैलेंजेस है क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। तो चैलेंज वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जहां पर चेंज होता है। तो अभी यहां पर इसी के बारे में आप लोगों को निबंध लिखना है। अगर आप लोग जैसे कि आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो वहां पर जितने भी वर्ड्स का ऐसे पूछा जाता है उसके हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ऐसे पूछा जाता है, या फिर जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी वर्ड्स का ऐसे आप लोगों से पूछा जाता है उतने ही वर्ड्स आप लोग इसमें चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। पर यूपीएससी के लिए लिखना है तो 1000 से लेकर 1200 शब्द में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ये यहाँ पर निबंध आप लोग वीडियो के नीचे भी, और इसी के साथ में आप लोग इसको जो ग्रुप है फेसबुक पर उसमें भी आप लोग जाकर अपना पोस्ट कर सकते हैं। जो आंसर होगा या फिर इससे होगा दूसरे का भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। सिस्टमेटिक वे में आप लोग यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करना है। और ऐसे कैसे लिखना है इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं जिसको नहीं आइडिया कैसे लिखना है। और अगर इसको आप लोग को अच्छे से और ज्यादा अच्छे से आप लोग लिखना चाहते हैं तो एक पॉलिसी बना रखी, एक वीडियो बना रखी है मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। काफी सारा जिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल्स के ऊपर न डालते हैं, देख लेते हैं कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा आज की डेट में जो आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है और जो यहाँ पर आज के डेट में कोर्ट है उसके बीच में एक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो जुडिशरी है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये वैसे तो आप लोगों को ये स्टोरी तो नहीं जाननी है क्या इंपॉर्टेंट है कि हाँ आंध्र प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, पर लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्या इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। यूएन में चाइना कैसे घुसा और कैसे चाइना का राइज हुआ और कैसे चाइना का फॉल हुआ उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये भी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये आर्टिकल जो बेसिकली बात कर रहा है आईएमएफ के द्वारा रिसेंटली अभी बताया गया कि वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे रहने वाली है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अभी आप लोगों को पता है जम्मू एंड कश्मीर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पर जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। फिलहाल जो है सारे लीडरों को छोड़ दिया गया है, तो वो आगे चलकर अपनी किस तरीके से आगे चीजों को लेकर चलते हैं तो वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ ये कि बताया जा रहा है कि कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं वहां पर और क्या किया जा सकता है। यहां पर ये वाला आर्टिकल वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्योंकि सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है और ये लोकल एरिया के बारे में बड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर ये इंडस्ट्री है वो है ये चला है किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में। पर लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है हम लोग टॉय इंडस्ट्री के बारे में अगर कुछ लिखते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए आज की डेट में हमारी कंट्री में जो टॉय इंडस्ट्री है, टॉय मतलब जो कि बच्चों के खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। रिसेंटली अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और इसी के साथ में कई सारी जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कई सारी स्टेटमेंट दी गई
कि टॉय इंडस्ट्री में हम लोग ग्लोबल हब बन सकते हैं, यानी कि टॉय बनाने की इंडस्ट्री में हम लोग वर्ल्ड में सबसे ऊपर जा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग चीजों को लेकर चलें, प्रॉपर वे में अगर फोकस देकर चले तो। पर लेकिन यहां पर जो राइटर हैं वो थोड़ा डिफरेंट एंगल बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज के डेट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है टॉय इंडस्ट्री, ये प्रॉब्लम अगर आप लोग यहां पर सॉल्यूशन निकाले तो आप लोग बोल सकते हैं कि ग्लोबल हब बन सकते हैं। वरना आज के डेट में हमारी कंट्री में जो खिलौनों की इंडस्ट्री है वो कहीं भी ग्लोबल लेवल पर नहीं पहुंचेगी, यानी कि वर्ल्ड लेवल की जो एक तरीके से इंडस्ट्री है नहीं बनेगी। तो 5 प्रॉब्लम मेन यहां पर इनके द्वारा आइडेंटिफाई की गई है। पहली प्रॉब्लम है कि चीप चाइनीज टॉय, यानी कि चाइना के सस्ते सस्ते खिलौने हमारी कंट्री में आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो टॉय बनाने वाली इंडस्ट्री है वो यहां पर ढंग से नहीं चल पाती है। ठीक है। दूसरा बोला गया हाई जीएसटी, टॉय के ऊपर हाई जीएसटी लगता है, जिसकी वजह से यहां पर इनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, वो भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नॉर्मली यहां पर हमारी कंट्री में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसको आप लोग R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा खर्चा किया नहीं जाता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ इनोवेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए हमारी कंट्री में जो टॉय इंडस्ट्री है वो नहीं बढ़ पाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और यहां पर फंडिंग की। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर किसी इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस है किसी कंट्री के अंदर, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट फंड करती है। पर लेकिन यहां पर लैक ऑफ फंड आप लोगों को देखने को मिला है, तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पांचवा यहां पर बोला गया है इनएडुकेट ट्रेनिंग, यानी कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है जो टॉय बेचने वाले फिर बनाने वाले हैं। बस वो अपना देखते हैं कि यार घर गृहस्थी ढंग से चल नहीं रही है, तो कोई ऐसा काम कर ले जाए जिससे उनकी दुनियादारी ठीक चलने लगे। तो इसलिए यहां पर कोई ट्रेनिंग नहीं होती, अपने आप ही काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कुछ वो मेन प्रॉब्लम है। अगर आप लोग टॉय इंडस्ट्री को एक ग्लोबल इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं इंडिया की, तो वो तभी हो पाएगा अगर ये कुछ पॉइंट है जिनके ऊपर आप लोग फोकस देकर चलो तो। ठीक है। तो अगर चैलेंज है तो ये चैलेंज में भी आप लोग लिख सकते हैं, और सॉल्यूशन है तो इनको कम कर दीजिए, ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, ओके। तो ये अगर टॉय इंडस्ट्री के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो ये पॉइंट है जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये वैसे पॉइंट है, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग टॉय के लिए ही लिख सकते हैं, और भी कई जगह आप लोग इनको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए। ठीक है। चाइना से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, हाई जीएसटी देखने को मिलती है, हमारी कंट्री में इनोवेशन नहीं है और बनाने के लिए ट्रेनिंग नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से सेट कर ले कीजिए। अगर यहां पर एक फ्रेमवर्क आप लोग तैयार कर लेना कि कुछ लिखने के लिए आएगा तो ये पॉइंट आप लोग वहां पर मेंशन कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अच्छे से लिख पाएंगे वहां पर। ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट लगे, इनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ये हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, आरबीआई की तैयारी आप लोग कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ऐसे, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। सबसे पहली बात क्या है, अभी आईएमएफ के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उस रिपोर्ट में आईएमएफ के द्वारा यहां पर यह बोला गया है कि अब की बार 2020 में इकोनॉमी कैसे रहने वाली है और 2021 में कैसे रहने वाली है। तो एक पूरा डेटा यहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो इंडिया को बोला गया है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ रहने वाली है ये सिकुड़ने वाली है 2020 में -10 के करीब पूरे साल की अगर हम लोग काउंट करते हैं। ब्राजील -5.8, रसिया -4.1, चाइना ये पॉजिटिव में रहने वाला है 1.9 पूरे साल में, साउथ अफ्रीका -8, और वर्ल्ड जो है वो -4.4 पहुंचने वाला है अगर 2020 की हम लोग बात करते हैं। 2021 में जो है वो आशा की किरण निकल के आएंगी, चीजें सुधरेंगी। हमारी कंट्री जो है वो सबसे शानदार तरीके से बढ़ने वाली है 8.8 की रफ्तार से, चाइना 8.2 की रफ्तार से, ब्राजील 2.8 की रफ्तार से, और रसिया 2.8 की रफ्तार से, बाकी साउथ अफ्रीका 3, और यहां पर वर्ल्ड की बात करें तो 5.2 की रफ्तार से बढ़ने वाला है। ये बात किसके द्वारा बोली गई? ये बात बोली गई आईएमएफ के द्वारा। ठीक है। तो यहां पर जो आईएमएफ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। बाकी का जो यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिस तरीके से कोविड-19 ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट कर रहा है, तो बोला जा रहा है कि एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है अगर आप लोग रियलिटी में चीजों को सुधारना चाहते हैं। देखिए हुआ क्या है, आज के दिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है जहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की थी, टेररिज्म इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इसको निपटाना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज सेम कैटेगरी में आता है, इसी के साथ में पॉल्यूशन जो है वो भी सेम कैटेगरी में आता है, पूरा वर्ल्ड मिलेगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। साइबर सिक्योरिटी इसी तरीके पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब पेंडेमिक जो कोविड-19 चल रहा है वो भी इसी कैटेगरी में आकर खड़ा हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें पूरा वर्ल्ड अगर साथ में आएगा तो सिचुएशन सुधर पाएगी। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिएगा इकोनॉमी को भी सुधारने के लिए वर्ल्ड की, अगर यहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होगा तो चीजें नहीं सुधरेंगी। तो इसमें भी यहां पर यही बात बोली गई है। ठीक है। अब कुछ बातें हैं, पहले आप लोग यहां पर ये बातें आईएमएफ के बारे में आप लोग समझिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से जान पाएंगे। सबसे पहले एक पॉइंट और बता दूं, यहां पर ये जो डेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है। तो आउटलुक भी इसे बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा।
तो इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें ये डेटा यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, आईएमएफ के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये याद रखिएगा, साल में 2 बार प्रस्तुत की जाती है, एक बार अप्रैल के महीने में और दूसरा अक्टूबर के महीने में। तो अभी अक्टूबर के महीने में यहां पर इसको पब्लिश किया गया है। आईएमएफ जो है वो 1945 में क्रिएट किया गया था। ब्रेटन वुड कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ये दोनों नाम आप लोग याद रखेगा। ये ट्विंस ब्रदर के नाम से भी इनको जाना जाता है, जिनको क्रिएट किया गया था। तो आईएमएफ में 189 मेंबर आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंडिया के द्वारा इसको 1945 में इसको ज्वाइन कर लिया गया था। अगर बात करूं इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। पहले तो बात की जा रही है कि एक तरीके से जो ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी है, कोऑपरेशन है, उसको फोस्टर करने की बात की जा रही है। मिलकर काम करें, आगे लेकर चलें। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कोई गड़बड़ी चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट को लेकर उसका इंपैक्ट सब जगह देखने को मिल रहा है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, अगर यूएसए की इकोनॉमी को जुकाम छींक आ जाती है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को जुकाम हो जाता है। तो वो चीजें थोड़ी सी हम लोग को टैकल करनी पड़ेगी। इसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, अच्छे लेवल पर होना चाहिए, हाई इंप्लॉयमेंट होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि कंटीन्यूअस इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर गिर गई। गरीबी को मिटाना है अराउंड द वर्ल्ड, और ये तो आप लोगों को पता है कि गरीबी को मिटाने की जब हम लोग बात करते हैं तो ये यहाँ पर डायरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो सेकंड गोल है वो गरीबी मिटाने के बारे में बात करता है। ठीक है, तो भुखमरी मिटाने के बारे में बात करता है, सेकंड जो गोल है, और फर्स्ट जो गोल है वो गरीबी मिटाने के बारे में बात करता है आईएमएफ का। तो अगर कुछ आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग इनको जरूर यूज कीजिए। तो जैसे एजुकेशन के बारे में अगर आप लोगों से मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बोला है, तो आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, तो ये भी पॉइंट आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं। बाकी गरीबी मिटानी है, पहला गोल है, भुखमरी मिटानी है, दूसरा गोल है, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, तीसरा गोल है, और यहाँ पर एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये 4th गोल है। यहां पर भी अगर आप लोग एक बात ध्यान दें, जो हेल्थ है वो पहले आता है एजुकेशन से। रीजन क्या है, अगर अच्छी हेल्थ रहेगी तभी आप लोग अच्छे से एजुकेशन अपनी ले पाएंगे, इसीलिए हेल्थ और एजुकेशन जो है वो पैरेलल में चलता है। तो अपनी हेल्थ आप लोग अच्छी रखिए अगर अच्छी एजुकेशन आप लोग चाहते हैं। तो एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, जितना भी आप लोग कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते रहिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है अपनी माइंड को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए। अब जानते हैं यहां पर क्या बेसिकली बोला गया आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ के द्वारा जो अभी यहां पर बताया गया, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड की इकोनॉमी ये यहां पर अभी जो प्रॉब्लम चल रही है इससे उबर कर चलेगी, तो ये आसान नहीं होगा, थोड़ा सा टफ होगा, पर हाँ इतना भी टफ नहीं है कि हाँ एक तरीके से इसी कंडीशन में ये पड़ा रहे। अगर बात करें यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर ये -10.3 से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, पर लेकिन आगे चलकर ये सुधरने वाली भी है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है। अगर बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से आप लोग जानते हैं, अक्टूबर के महीने की। तो याद मैंने आप लोगों को भी बताया कि याद रखना, इसको 2 बार पब्लिश की जाती है, एक बार अप्रैल के महीने में और दूसरा अक्टूबर के महीने में। तो आप लोगों से डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन भी बन सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो टाइटल रखा गया ये काफी इंपोर्टेंट है, ए लॉन्ग एंड द डिफिकल्ट एसेंट। ठीक है, तो ये इसका टाइटल यहां पर रखा गया है, यानी कि आप लोगों को यहां पर इससे निकलना है तो ये आसान नहीं होगा, लंबे समय तक आप लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा। इंडिया को बोला गया कि आने वाले टाइम में 8.8% से बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहां पर अभी जो यहां पर ये सही चीजें बोली गई है, कंज्यूमर प्राइस जो है इंडिया में वो थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा, कंज्यूमर प्राइस थोड़ा बढ़ने वाला है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा 4.9 इस साल के लिए और 3.7। ये इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों को याद होगा, मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को फ्लिप करके बारे में बताया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज एक हो जाती है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यानी कि इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई होना। महंगाई कब होगी, मार्केट में प्रोडक्ट जो है अगर उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि मार्केट में जॉब क्रिएट होने वाली है, क्योंकि वो चीज मार्केट में प्रोवाइड कराई जाएगी और इसके चलते लोगों को हायर किया जाएगा और ज्यादा चीजें बनाई जाए ताकि मार्केट में उस चीज की कमी न रहे। तो ये एक अच्छा फंडा आप लोग बोल सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा, फ्लिप कर्व बोलते हैं इसको, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। अगर बात करें 2021 के बारे में, तो 5.2 बोला गया है ऑल ओवर वर्ल्ड की जो ग्रोथ रहने वाली है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर इंडिया की ग्रोथ की बात कर लें, चाहे वर्ल्ड की ग्रोथ की आप लोग बात कर लीजिए, जितना पहले एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी उससे ज्यादा ही अब यहां पर बताई जा रही है कि हाँ एक अच्छे लेवल पर हम लोग बाउंस बैक करने वाले हैं। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल यहां पर देता है कि सही डायरेक्शन में चीजें आने वाले टाइम में चलने वाली है। और देखिए सबसे बड़ी बात पेंडेमिक में जो हमारी कंट्री में खासकर आप लोगों ने देखी वो क्या था, वो था माइग्रेंट वर्कर।
खासकर जो लेबर थी हमारी कंट्री में, जिनका डेटा भी गवर्नमेंट के द्वारा इकट्ठा नहीं किया गया कि कितने लोगों की मौत हुई है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। तो ये काफी एक दुखद घटना भी देखने को मिली। पर लेकिन ये जो लेबर मार्केट थी, ऐसा नहीं हमारी ही कंट्री की, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो लेबर मार्केट थी वो यहाँ पर बर्बाद हो गई। तो ये इसलिए हम लोग को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। प्री पेंडेमिक जो यहाँ पर प्रोजेक्शन देखने को मिला, इसके बारे में अगर बात करें 28 ट्रिलियन यहाँ पर बात की जा रही है 2020 से लेकर 2025 तक का, यानी कि 28 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 28 ट्रिलियन से भी डबल यहां पर एस्टिमेशन एक खर्चा आने वाला है, जो कि एक तरीके से पोलम पड़ने वाली है जितना लगाया गया था प्री पेंडेमिक प्रोजेक्शन। यानी कि बोला गया था 28 ट्रिलियन, पर इससे भी ज्यादा आप लोगों को यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिससे कि कंडीशन अभी सामने निकल कर आई है। क्योंकि जिस तरीके से आज की डेट में कोरोना वायरस की वजह से इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, वो अमीरी और गरीबी में तो एक गैप बढ़ा ही रही है। इसी के साथ में कौन सी इकोनॉमी अच्छी चलने वाली है, कौन सी बुरी चलने वाली है, और इवन वर्ल्ड में जो नेशन है उनके बीच में भी ये इनइक्वालिटी लेकर आएगी। यानी कि पेंडेमिक जो है वो बहुत ह्यूज लेवल पर इंपैक्ट यहां पर डालने वाला है, हर एक लेवल पर। तो कैसे कैसे इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, पॉलिटी पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ग्लोबल लेवल की एक उस पर भी इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं, हर एक लेवल पर। बल्कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जो मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था डिटेल में, कि वुमेन और जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर एक अलग इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। जॉब लॉस निकल कर आ रही है, इकोनॉमी की अगर बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी उनकी रिड्यूस हो रही है, और इसी के साथ में ग्रेटर बर्डन पड़ रहा है डोमेस्टिक वर्क का उनके ऊपर। दूसरी बात, हेल्थ के बारे में बात करें तो फ्रंटलाइन वर्कर सारी नर्सेज मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज है, ठीक है, तो उसमें से भी इनको इंक्लूड यहां पर एक तरीके से जो रिडक्शन एक्सिस ऑफ द जो इंपॉर्टेंट जो हेल्थ सर्विसेज है उसमें से भी इनका एक्सक्लूजन देखने को मिलता है कई बार आप लोगों को। हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करें तो इंक्रीज रिस्क यहां पर बढ़ रहा है, खासकर प्रेगनेंसीज काफी ज्यादा देखने को मिली इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, तो वो भी एक काफी खतरनाक चीजें यहां पर क्रिएट कर रही है, खासकर जो वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो आप लोग, और खासकर जो कम उम्र की प्रेगनेंसी भी काफी ज्यादा देखने को मिली। तो इससे दोनों तरीके से मेंटली भी और बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गलत है। कई सारे साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल भी यहां पर वायलेंस इनको झेलने पड़े, इसके चलते जो कोविड-19 यहां पर चल रहा था। तो अगर आप लोगों को वुमेन और गर्ल्स के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है, और ये ऐसे जब मैं बोलता हूं ना कुछ लिखने के लिए आता है, तो इसका मतलब ये नहीं लिखने के लिए आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हाँ ये इंपैक्ट देखने को मिले, ये इंपैक्ट नहीं मिले, तो इसलिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये भी कंफ्यूजन माइंड में आप लोग को नहीं रखना है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है। तो इंपॉर्टेंट कैसे है वैसे बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट कैसे नहीं है वह भी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट तो इसलिए नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश में पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है, पॉलिटिसाइज किया जाने की कोशिश की जा रही है जुडिशरी को। तो वो हाँ कहानी क्या चल रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जज ने ये बोला, उसने ये बोला, वो सब चीजें वो एक अलग चीजें हैं। पर लेकिन ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है कि जुडिशरी को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जब जब जुडिशरी को पॉलिटिसाइज किया जाते हैं तब तब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि एक तरीके से आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो एक तो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कि चीफ मिनिस्टर हो गए या फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए। इसी के साथ में जुडिशरी वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जब एक दूसरे में ब्लेम गेम स्टार्ट कर देती हैं, तो फिर हमारी कंट्री में जो सिस्टम है इंडिपेंडेंटली जो काम करता है, सेपरेशन ऑफ पावर जो देखने को मिलती है, वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए यहां पर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और देखिए पॉलिटिशियन जो है वो हमेशा कोई भी कमेंट अगर करेंगे तो वो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कोई भी नोटंकी करते हैं। अगर वो किसी के ऊपर कोई कमेंट कर रहे हैं तो वहां से क्या फायदा निकल सकता है, तो उसके ऊपर पूरा फोकस यहां पर रहता है। यानी कि पॉलिटिशियन जो है अगर जुडिशरी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं तो वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं उसमें अपना फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये हो गए यहां पर जगन मोहन रेड्डी, ये हो गए चंद्रबाबू नायडू, और ये हो गए यहां पर रमन्ना, जस्टिस रमन्ना। तो अभी केस क्या है, केस यहां पर ये है कि जस्टिस रमन्ना जो है यहां पर ये एक केस लिए बैठे हैं, जो कि केस है यहां पर जगन मोहन रेड्डी जी के खिलाफ, ठीक है। तो यहां पर ये जो जगन मोहन रेड्डी जी का केस है, इसको बोला जा रहा है जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा कि इन जज ने ये जो केस है ये फास्ट कर दिया है, जितना एक नॉर्मल स्पीड से चलना चाहिए था करप्शन का केस, उससे ज्यादा फास्ट तरीके से चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है जज के ऊपर कि जज जो है यहां पर जो पहले चीफ मिनिस्टर थे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर इनसे इन्फ्लुएंस होकर यहां पर ये ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो यहां पर एक तरीके से ये आज के चीफ मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि जो जज हैं वो पहले चीफ मिनिस्टर से इन्फ्लुएंस हैं, उनका इसके साथ में अच्छा रिलेशन है, तो यहां पर इनको पॉलिटिक्स में फायदा पहुंचाने के लिए ये करप्शन का केस इनके द्वारा फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। तो ये आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। अब आप लोग ये समझिए इससे इनको क्या फायदा होगा। जैसे इन्होंने आरोप लगाए, अगर कल को आरोप साबित हो जाते हैं तो सही कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सिंपैथी इनको देखने को मिलेगी कि हाँ यार इनकी वजह से ना यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस थे और इसकी वजह से यहाँ पर ये है जो है जेल में चले गए जो केस चल रहा था।
तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर ये उसमें बरी हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कई बार जो पॉलिटिशियन है ऐसी एक तरीके से डिफेंस यूज करते हैं अपने आपको जनता की नजरों में अच्छा दिखाने के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो अभी क्या किया गया यहाँ पर जो ये वाई एस जगनमोहन जो रेड्डी हैं, इनके द्वारा एक लेटर लिखा गया हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है S.A. बोबडे को। तो S.A. बोबडे जी को इनके द्वारा लिखा गया यहाँ पर लेटर, और वो लेटर जो था वो पब्लिक हो गया। तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये लेटर जो था वो पब्लिक कर दिया गया है मेरी इंसल्ट करने के लिए, ऐसा यहाँ पर बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये एक काफी बड़ा पॉलिटिक्स का ये इश्यू यहाँ पर बन गया आज के डेट में। अब जो गेंद है वो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पाले में पहुंच गई है। अब वो इसको कैसे लेकर चलते हैं और कैसे इसके साथ में खेलते हैं तो वो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। पर लेकिन इस तरीके से अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने कमेंट कर दिया जुडिशरी के ऊपर, अब जुडिशरी तो अपोजिशन में आकर कमेंट नहीं करने वाली है कि पब्लिक में ऐसे आकर कमेंट करेगी, क्योंकि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर जनता ट्रस्ट करती है। पर लेकिन अगर इस तरीके से जो जुडिशरी की जो इमेज है वो खराब करने की अगर कोशिश करता है तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर ऐसे आप लोग जुडिशरी की जो इमेज है वो खराब नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रशांत भूषण साहब का केस अभी देखने को मिला, उसमें यहां पर जुडिशरी ने क्रिमिनल कोड ऑफ कंटेम्प्ट वहां पर लगाया। दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, एक तो होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल। तो ये याद रखना, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से जुडिशरी की अवहेलना करना, किसी न किसी तरीके से उसके काम में इंटरफियर करना। ठीक है, आप लोग इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि दो कैटेगरी में इसको इसलिए रखा गया। सिविल का मतलब है कि एक तरीके से अगर कोई भी ऐसा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यहां पर देखने को मिलता है कि खासकर एक तरीके से नॉर्मल तरीके से उसके बारे में कोई कमेंटबाजी की जा रही है, पर लेकिन ऐसा है कि उसके काम में इंटरफियर किया जा रहा है, तो फिर वो एक अलग लेवल की चीजें हो जाती है। उसका काम जैसे चलना चाहिए वो नहीं चलने दे रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं होने दे रहे हैं, तो वो अलग लेवल की चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिविल और इसको क्रिमिनल दो कैटेगरी में बोला गया। तो प्रशांत भूषण साहब के ऊपर वहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया गया था। हालांकि ₹1 देकर उनकी एक तरीके से उनको छोड़ दिया गया, वो एक अलग बात थी। पर लेकिन जो आज के डेट में जगनमोहन रेड्डी साहब कर रहे हैं ये कितने हद तक सही है, तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हम लोग को। हो सकता है यहां पर ये एक तरीके से पॉलिटिकल गेन के लिए काम कर रहे हो, और यहां पर अगर ये इन्फ्लुएंस भी अगर कोई जज यहां पर है तो ऐसा तो है नहीं कि ये जज जो जजमेंट यहां पर देंगे वो फाइनल हो जाता है। आगे चलकर फिर ये हायर बेंच को जाता है, आगे चलकर और ऊपर केस यहां पर पहुंचते हैं। तो इस तरीके से इनके पास में और अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर इनको लगता है ये जज जो है इन्फ्लुएंस थे, इन्होंने ऐसा काम कर दिया, तो आगे केस को लेकर पहुंचो। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इस तरीके से जनता में आकर जुडिशरी की इमेज को खराब न किया जाए, ये गलत तरीका है। पर देखते हैं अब कंडीशन आगे क्या निकल कर आती है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से एक्शन लेते हैं, क्या कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज इनके ऊपर लगाया जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगता है तो भी यहां पर सहानुभूति देखने को मिलेगी जनता की इनके लिए कि हाँ इनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो इस तरीके से मैक्सिमम पॉलिटिशियन टाइम टू टाइम ऐसा ब्लेम गेम खेलने की कोशिश करते हैं ताकि उनको सेफ अपना जोन एक रहे और उसमें कोई आकर उल्टी सीधी हरकतें न करें। तो ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो वही तन्नू मन्नू मूवी वाला बात कि मन्नू शर्मा पहले भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये चाइना के बारे में बात कर रहा है। हमारा पड़ोसी देश, हमारा प्यारा भाई चाइना, उसके बारे में ही आर्टिकल है कंटिन्यूअस। तो ये आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाइना जो है उसका कैसे यूएन के अंदर जो राइज हुआ और कैसे फॉल हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके पीछे कुछ स्टोरी है जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा यहाँ पर, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ आप लोगों को यहाँ पर चीजें मैप में भी दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से और कोरिलेट यहाँ पर कर पाए। ठीक है, पहले आप लोग लोकेशन देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। ये हो गया हमारा पड़ोसी देश सॉरी ये कहाँ हो गई, ये हो गई ये हो गया हमारा पड़ोसी देश चाइना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, इग्नोर किया करो ऐसी चीजें। तो यहां पर क्या हो गया, ये चाइना हो गया, ये हमारी कंट्री हो गई। तो यहां पर अगर आप लोग इसको चीजों को देखिएगा तो हमारा पड़ोसी देश है, हमारे साथ में बाउंड्री टच करता है, और यूएन का एक परमानेंट मेंबर भी आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिल रहा है। तो यूएन के परमानेंट मेंबर के बनते हुए यहां पर आज के डेट में सबसे बुरी प्रॉब्लम ये रहती है, तो जो भी यूएन का परमानेंट मेंबर है वो यूएन के जो कि 193 मेंबर यहां पर है, 193 मेंबर उनके लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं। जैसे यूएन के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया कि जो परमानेंट मेंबर बन जाता है वो अपने हित के बारे में कोशिश करता है कि वहां पर उसका हित बना रहे। पाकिस्तान को कई बार डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डालने की कोशिश की जाती है कई सारे लोगों को, चाइना बार बार उसको वीटो कर देता है। चाइना के हाथ में वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है कि 5 मेंबर जो है परमानेंट, अगर उनमें से एक ने भी बोल दिया कि ये काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। तो इसी तरीके से यूएसए अपनी वीटो का काम बहुत लंबे समय से करता हुआ रहा है इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि टाइम टू टाइम ये जो सिचुएशन है अपनी पावर का अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ये यूज करते हुए नजर आते हैं। याद होगा अगर कल की आप लोगों ने जो नैनो मैगजीन यानी कि पीआईबी वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने आप लोगों को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था वहां पर। तो किस तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में घुसने से पाकिस्तान को रोका जा रहा है यहां पर 3 कंट्री के द्वारा।
तो चाइना और प्लस 2 कंट्री थी, उनमें से चाइना था और एक तुर्की था, एक कंट्री और था, उसका नाम आप लोग बताइए कौन सा था। 3 कंट्री, अगर कोई 3 मेंबर ये बोल दे कि ये काम नहीं होगा वहां पर, तो वो काम वहां पर नहीं होता है। तो इस तरीके से वहां पर बार बार पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, जो उसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर भी। तो ये टाइम टू टाइम अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का एक गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आर्टिकल क्या, उसमें हम लोग कुछ बातें करते हैं इंपोर्टेंट। आर्टिकल यहां पर ये है कि चाइना का पहले यहां पर दबदबा बड़ा था, अब चाइना का दबदबा घटता हुआ नजर आ रहा है, जो यूएन के अंदर हम लोग बात करते हैं। तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक तो आप लोगों को पता है इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है यहां पर, इसका जो खासकर यूएन का है 2021-22 के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग अपनी आवाज यहां पर सही डायरेक्शन में उठा सकते हैं। इसी साल 75वीं एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट की जा रही है यूनाइटेड नेशन की, और 2022 में हमारी आजादी की 75वीं जो सालगिरह है वो सेलिब्रेट की जा रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में, हमारी कंट्री आजाद होता 1947 में, तो 2 साल का डिफरेंस है। तो यहां पर भी आप लोग को देखने को मिला। अभी चाइना जो है यहां पर इंडिया से हार गया। जो बात की जा रही है यहां पर कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन यूनाइटेड नेशन के अंदर में, तो चाइना यहां पर हार गया। चलिए कोई बात नहीं, इसी के चलते यहां पर ये फर्स्ट ऐसी विक्ट्री आप लोगों को देखने को मिली डिकेड की, जिसमें चाइना इस तरीके से हारा। नॉर्मली परमानेंट मेंबर जो है अगर कहीं पर आ जाए तो वो हारते नहीं है, क्योंकि एक तरीके से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है यूनाइटेड नेशन के अंदर, पर लेकिन चाइना हार गया, तो एक बेइज्जती वाली बात यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहां पर जो यूएन का स्टैटिकल कमीशन था वहां पर भी अभी चाइना को शिकस्त देखने को मिली। ठीक है, यूएन हाई राइट काउंसिल है, यूएन हाई राइट्स काउंसिल है, वहां पर उसके अंदर भी यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिली। इसी के साथ में यहां पर जो डिज्नी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन चाइना की देखने को मिली। तो कई सारी शिकस्त अभी रिसेंटली चाइना खाया है यहां पर, यानी कि चाइना मुखी खाकर बैठा है रिसेंटली अभी। तो ये जो चाइना के द्वारा मुखी खाकर बैठा गया है, फिर भी चाइना का दबदबा जो है यहां पर कम, ऐसा कोई नहीं है कि चाइना का दबदबा जो है वो यहां पर कम हो रहा है। अगर 2011 के बारे में बात करें तो इंडिया ने डिफीट किया था चाइना को, ये डिफीट किया था ज्वाइंट इंस्पेक्शन यूनिट के अंदर में, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिला। पर फिर भी चाइना इनविंसिबल है, यानी कि अजय है। वो रीजन क्या है? रीजन यहां पर चाइना परमानेंट 5, यानी कि जो 5 परमानेंट मेंबर है उसका एक पार्ट है, तो इसलिए चाइना यहां पर ह्यूज सपोर्ट यहां पर लेकर चला जाता है कई जगह पर। जैसे कि चाइना के द्वारा भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन ली, इसी के साथ में यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पोजीशन पक्की करी। यहां पर इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन जो है, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसमें अपनी सीट पक्की करी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी सीट पक्की करी। और यहां पर अगर बात करें यहां पर एफएओ की, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहां पर ऐसी भी हरकतें देखने को मिली कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो चाइना से जीत सकते थे, पर लेकिन उन्होंने अपना जो कैंडिडेचर था वो पुल आउट कर लिया, यहां पर किसी न किसी रीजन से, चाइना की जो यूएन के अंदर परमानेंट पोस्ट है उसकी वजह से। यानी कि पावर का मिसयूज भी कितने हुए आप लोग यहां पर जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो नजर आती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग इन सब चीजों पर ध्यान रखें और ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ऐसे किसी के प्रेशर में आकर वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते जिस तरीके से कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो यही यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन चाइना इस पोजीशन पर पहुंचा क्या ऐसे ही चाइना इस पोजीशन पर पहुंच गया? नहीं, चाइना ने इसके लिए लंबी जर्नी तय की है। सबसे पहले चाइना की अगर बात करें, जिस तरीके से चाइना बढ़ा है यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो सिचुएशन जो स्टार्ट होती है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमारी कंट्री जो थी वो गुलाम थी, यानी कि एक तरीके से कंट्रोल में थी किसके? यूके के। तो उस टाइम पर अगर आप लोग देखिए, हमारी कंट्री ने काफी लार्ज स्केल पर सोल्जर का कंट्रीब्यूशन किया अगेंस्ट जर्मनी। जब यहां पर जर्मनी एंड तुर्की जब वॉर चल रही थी यहां पर, तो उस टाइम पर फाउंडिंग मेंबर के तौर पर अगर देखिए तो लीग ऑफ नेशन में भी हमको जगह दी गई थी, पर लेकिन एज ए कॉलोनियल मेंबर। ठीक है, अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में बात करें तो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था, ठीक है, 3 यूएन कॉन्फ्रेंस में, खासकर जो चार्टर मेंबर थे उसमें, यहां पर इंडिपेंडेंस से पहले हमको वहां पर एक तरीके से बुलाया गया। देखिए आप लोग एक बार देख सकते हैं यहां पर इंडिया का जो स्टेटस था ना, अगर चाइना के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं, वो काफी अच्छा था जब आप लोग अंग्रेजों के टाइम पर बात करें, क्योंकि हमारी कंट्री को एक हब की तरीके से देखा जाता था। पर लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ी, फिर पैटर्न जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। हम जो पहले से यहां पर पार्ट थे, जबकि जो पाकिस्तान का एप्लीकेशन पहुंचा यहां पर 1947 में यहां पर इसका एप्लीकेशन पहुंचा, जब 2 कंट्री यहां पर बन गई। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना को अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो गई थी पहले से, कहीं ना कहीं एक तरीके से सबसे बड़ी चाइना ने अपॉर्चुनिटी लेना भी स्टार्ट किया। उसका रीजन ये था कि चाइना का कुछ ऐसा रीजन था, टेरिटरी थी, जो जर्मन के द्वारा ऑक्युपाई की गई थी। तो चाइना ने जो यूके और फ्रांस था उसके साथ में मिलकर काम करने की कोशिश की, ताकि सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाला जा सके। इवन चाइना के द्वारा यहां पर जो सपोर्ट किया गया, लेबर सपोर्ट काफी बड़ी देखने को मिली, खासकर जर्मनी के खिलाफ। तो उसमें जो वर्साई पीस कॉन्फ्रेंस थी 1920, ये 1990 से 1920, तो यहां पर इसको इनवाइट किया गया। हालांकि चाइना इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा सका, पर लेकिन गेम चेंजिंग मूवमेंट देखने को मिला जब यूएसए ने चाइना के खिलाफ सिंपैथी दिखाना स्टार्ट किया।
यूएसए काफी बड़ी पावर उस टाइम तक हो चुका था, तो उसने चाइना के खिलाफ सिंपैथी, चाइना के लिए सिंपैथी दिखाई, यानी कि दया भाव रखी, जिससे चाइना का कद बढ़ना स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड में अगर बात करें, यूएसए और चाइना कोलैबोरेट कर अगेंस्ट जापानीज वॉर यहां पर लड़ रहे थे, और 4 पुलिसमैन, जिनको आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, जिस तरीके से यहां पर आगे निकल कर आए। देखिए पुलिसमैन लास्ट तक फिर कौन रहा, लास्ट तक आप लोगों को यूएसए देखने को मिला। नॉर्मली यूएसए और यूएसआर आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं, जिन्होंने कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में काफी लंबे समय तक काम किया, पर लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड में दो थे एक साथ मिलकर यहां पर काम कर रहे थे, जर्मनी और जापान वगैरह को हराने के लिए, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर देखते हैं। तो यूएसए ने क्या किया, चाइना को सपोर्ट किया काफी लार्ज स्केल पर, खासकर आगे चलकर ये यूएसएसआर के खिलाफ इसको यूज करना चाहता था, यानी कि चाइना जो था, चाइना को एक कैपिटलिस्ट कंट्री बनाना चाहता था, यूएसएसआर चाइना को कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहता था। पर लेकिन यहां पर भी आप लोगों को एक फंडा देखने को मिलेगा जिसने सिचुएशन को चेंज किया। आज की डेट में जो चाइना है वो आप लोगों को ये चाइना देखने को मिलता है, पर लेकिन यहां पर एक ताइवान नजर आएगा। जो आज के डेट में ताइवान में पॉलिटिकल पार्टी है, वो पहले मेनलैंड चाइना की पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, पर लेकिन जो आज के डेट में जो पॉलिटिकल पार्टी चाइना में है, उसने क्या किया, उसने उसको यहां पर मारा और वो अपनी जान बचाकर यहां पर भागे। तो यूएसए ने जो यहां पर बेसिकली सपोर्ट किया था एक तरीके से यूएन के लिए, जो जिसका मेंबरशिप यहां पर जाना चाहिए, वो ताइवान वाली जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लिए यूएसए ने काम किया था। पर लेकिन यहां पर चाइना ने क्या किया, चाइना ने पूरा कब्जा, जो दूसरी पार्टी थी उसने अपना पूरा कब्जा यहां पर कर लिया। तो ये जो ताइवान है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट एक तरीके से कैटेगरी का देश है, और जो यहां पर ये चाइना आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कम्युनिस्ट कैटेगरी का देश है। यानी कि एक तरीके से जैसे आप लोगों ने देखा ना कि जो चाइना है उसको बार बार कई बार यूएसए जो है इसको मेन चाइना बोलता है ताइवान को, क्योंकि मेन पॉलिटिकल पार्टी वही थी जो कि यहां पर मेन पार्टी से भागी और ताइवान में जाकर रहने लगी। तो इस तरीके से कई बार इनके बीच में इस मुद्दे को लेकर बहस होती भी आप लोगों को नजर आती है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहां पर रहता है। तो जो परमानेंट सीट यहां पर दी गई थी वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए दी गई थी, पर लेकिन बाद में जो पार्टी वहां पर आ गई वो एक गलत रवैये की पार्टी आ गई, और जो पुरानी पार्टी थी उसको अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। तो एक कंडीशन थी। तो इसलिए यहां पर पहले चाइना का जो राइज हुआ वो बढ़ता रहा, पर लेकिन अब चाइना का जो है वो लो टाइम चल रहा है। हालांकि अभी चाइना है एक पोजीशन में है। तो आज की डेट में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, एक तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अंदर आप लोग चीजों को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ में जैसे हम लोग बात करते हैं, जब भी यहां पर हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर के बारे में, तो यहां पर रसिया, चाइना, यूएसए, जापान और यूके, ठीक है। तो ये आप लोगों को, सॉरी जापान नहीं, फ्रांस और यूके, ठीक है। तो ये मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कोई मेंबर नहीं है, साउथ अमेरिका से कोई मेंबर नहीं है, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया से कोई मेंबर नहीं है। तो यानी कि यूएन कहने के लिए यूनाइटेड नेशन है, पर लेकिन इसमें सबको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, यानी कि इसमें चेंज आना चाहिए, इसमें रिफॉर्म आना चाहिए। इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील मिलकर काम कर रहे हैं यूएन में और यूएनएससी में रिफॉर्म के लिए, तो उनको भी आगे आना चाहिए। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर यहां पर अभी इलेक्ट हुआ है, तो इंडिया के हाथ में एक अच्छी खासी पावर अभी देखने को मिल रही है। इसी के साथ में ब्रिक की समिट नेक्स्ट ईयर होने वाली है, तो इंडिया उसको लीड करने वाला है, और G20 की मीटिंग भी यहां पर इंडिया लीड करने वाला है 2022 में। तो ये कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें इंडिया अच्छे से काम कर रहा है। तो यहां पर आप लोग देखिए, हाँ एक बार क्वेश्चन, अभी आप लोगों ने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, तो क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, जैसे मेंबर पूछ लेगा कौन सा मेंबर G20 का मेंबर नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में सारे G20 के मेंबर लिखकर एक बार रिवाइज आप लोग कर लीजिए। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन यहां पर फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग का आइडिया होना चाहिए हल्का सा। अभी इंडिया जो है क्या क्या मुद्दों को यहां पर लेकर आगे बढ़ सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पेंडेमिक हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, ये काफी बड़े बड़े मुद्दे हैं। इसी के साथ में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो रिक्वायरमेंट है यहां पर आज के में इंडिया को बढ़ाना चाहिए अपना, अगर अपनी वोट बैंक जो है वो बढ़ाना चाहता है यूएन के अंदर, तो फाइनेंशियली भी लेकर काम चलना पड़ेगा। तो मल्टीलेटरल पॉलिटिक्स पर फोकस देना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के पीछे रहें या उसके हिसाब से हम लोग काम करें। तो ये बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, यहां पर ये बात की जा रही है येलो सी के बारे में। तो येलो सी वो एक मार्जिनल सी है वेस्टर्न अटलांटिक ओशन के अंदर, ये बोला गया है। येलो सी लोकेटेड है यहां पर, ये चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है, ABCFD। सही आंसर यहां पर बी, सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर थर्ड स्टेटमेंट यहां पर, वो सेकंड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये यहां पर अटलांटिक में नहीं है, पैसिफिक ओशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसके बीच में नजर आएगा। येलो सी जो है यहां पर आप लोग देखते हैं इसके बारे में, तो यहां पर नॉर्थ कोरिया और यहां पर जो साउथ कोरिया है उसके बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा। ये आप लोग देखते हैं यहां पर, सॉरी नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया यहां पर हो गया, और जो चाइना हो गया उसके बीच में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा येलो सी। इसके सामने ईस्ट चाइना सी और नीचे आएंगे तो साउथ चाइना सी आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर यहां तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। लेक्चर अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, अगर लगता है कि ये आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है।
टेलीग्राम पर जाकर आप लोग यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन भी है जो एथिक्स की एक वो स्टेटमेंट वो मैंने शेयर कर दी यहाँ पर, एक केस स्टडी है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।